सो फाइनली IBPS क्लर्क 2021-22 की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन बाहर आ चुकी है और चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं पूरी इन्फॉर्मेशन क्या रहेगी, कौन कौन अप्लाई कर सकता है, एज लिमिट क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, सैलरी कितना मिलेगा, एप्लीकेशन फी कितना रहेगा और इंपॉर्टेंट डेट्स कौन कौन सी रहेगी। और आपको मैं ये भी बता दूंगा कि जो जो अपलोड करना है आपको फोटो, सिग्नेचर, थंब और डिक्लेरेशन वो कैसा होना चाहिए, कितनी साइज में होना चाहिए। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों के साथ, ताकि उनको भी ये पता चले कि IBPS क्लर्क 2021-22 की नोटिफिकेशन आ चुकी है और अप्लाई कब से हो रहा है, पूरी जानकारी उनको भी मिल पाए और वो भी लाभ उठा पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसी की, और ये हमारा ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज है IBPS_गुरुजी। अगर आपने इसको फॉलो नहीं किया तो इसको जरूर फॉलो कर ले। यहाँ पे मैं होता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऑनलाइन और आपके सभी क्वेरीज का आंसर तुरंत दे देता हूँ। और अगर आपको स्टेट वाइज वैकेंसी देखनी है तो आपको यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। ऑफिशियल नोटिफिकेशन की PDF की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छे से इत्मीनान से इसको देख सकते हो। फिलहाल के तौर पे मैं आपको दिखा दे रहा हूं, ये है अंडमान निकोबार की, ये अंडमान निकोबार की थी, ठीक है। उसके बाद अगर आप जाओगे नेक्स्ट तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अरुणाचल प्रदेश, फिर आसाम, फिर बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा नगर हवेली, दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, झारखंड, कर्नाटका, केरला, लद्दाख, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, ओडिशा, पौंडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। और NR का मतलब क्या है यहाँ पे, नॉट रिपोर्टेड, यानी अभी तक इन बैंकों ने कोई भी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं की है, आगे चल के वो लोग रिपोर्ट कर सकते हैं। तो NR का मतलब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे वैकेंसी नहीं है, NR का मतलब है अभी के लिए नॉट रिपोर्टेड है। तो आगे आने वाले दिनों में ये वैकेंसी रिपोर्ट हो सकती है और आपकी वैकेंसी टोटल में बढ़ सकती है। यार अब बात कर लेते हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है। तो सबसे पहले अप्लाई करने में आपको पास होना चाहिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। देखो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन्होंने मांगा है 1 अगस्त 2021 के मुताबिक, और डिग्री ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी में से आप कोई भी डिसिप्लिन में डिग्री ग्रेजुएट होने चाहिए। क्या होने चाहिए, आप डिग्री ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए कोई भी डिसिप्लिन में, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज होनी चाहिए, फर्जी नहीं चलेगी। या तो और करके लिखा है, या तो एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज सच एज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो डिग्री ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन है जो रिकॉग्नाइज है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, वो अगर आपके पास वो है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। अब आगे कुछ यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे दी गई है तो मैं आपको वो भी पढ़ के बता देता हूँ। द कैंडिडेट मस्ट पोजेस वैलिड मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट दैट ही और शी इज ग्रेजुएट ऑन अ डे ही और शी रजिस्टर्ड एंड इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन ग्रेजुएशन वाइल रजिस्टरिंग ऑनलाइन। ये कहना चाह रहा है कि आपके पास जो मार्कशीट है, डिग्री सर्टिफिकेट है, वो फॉर्म फिलअप करते समय होना चाहिए, यानी आपका द फाइनल रिजल्ट शुड हैव बीन डिक्लेयर्ड ऑन और बिफोर 1/8/2021, 1 अगस्त 2021 तारीख तक आपका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका होना चाहिए। वेदर इट इज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन, आपके पास मार्कशीट नहीं है तो भी ऑनलाइन तो हो ही चुका होना चाहिए, ताकि आप जो परसेंटेज डालो या जो भी आप फिल करो वो आपके पास आपके रिजल्ट में जो मेंशन है वही डाल सको, अप्रोक्सीमेटली वाला नहीं चलेगा। तो काफ़ी लोगों का सवाल आएगा कि क्या सर हम अप्लाई कर सकते हैं अगर हम फाइनल ईयर में है तो बिल्कुल साफ सी बात है, अगर आपका रिजल्ट 1/8/2021 से पहले निकल आता है या उस दिन पे अभी आ जाता है तो आप अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। काफ़ी लोग बोलेंगे सर हमने एग्जाम दे दिया है बट ड्यू टू द कोरोना अभी तक हमारा एग्जाम डिले से चल रहा है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं? बात बड़ी सिंपल है, 1 अगस्त 2021 तक आप ग्रेजुएट होने चाहिए। इन शॉर्ट आपके सारे रिजल्ट डिक्लेयर हो चुके होने चाहिए, कोई भी रिजल्ट पेंडिंग नहीं होना चाहिए। तो साफ शब्द में बोलूँ तो ना तो आप फाइनल ईयर में हो तो भी अप्लाई नहीं कर सकते, आपका रिजल्ट पेंडिंग है तो भी अप्लाई नहीं कर सकते, आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका होना चाहिए 1 अगस्त 2021 के अनुसार, तो ही आप अप्लाई कर पाओगे। तो ये है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया। अब यहाँ पे कंप्यूटर लिटरेसी भी मांगा है कि ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम इज मैंडेटरी लिखा है, ठीक है। आपका पास और
आजकल मेरे ख्याल से ये सभी के पास होता ही है, कॉमन ही है। बट अगर नहीं है, जैसा कि यहाँ पे लिखा है, दैट मीन्स कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट डिप्लोमा डिग्री इन कंप्यूटर ऑपरेशन लैंग्वेज, शुड हैव स्टडीड इन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन हाई स्कूल, कॉलेज और इंस्टीट्यूट। कहने का तात्पर्य अगर आपने स्कूल कॉलेज में भी कंप्यूटर एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है 10th 12th हाई स्कूल कॉलेज और इंस्टीट्यूट में, तो भी आपका चल जाएगा। या फिर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है डिप्लोमा डिग्री वाला कंप्यूटर ऑपरेशन या लैंग्वेज में, तो भी चल जाएगा। फिर क्या लिखा है, प्रोफिशिएंसी इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। जी हाँ, यहाँ पे आप स्टेट वाइज अप्लाई करोगे, इसलिए वैकेंसी भी स्टेट वाइज थी। तो आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई करोगे उसकी ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए, मतलब उसमें आपको पढ़ना और लिखना और बोलना आना चाहिए ऑफिशियल लैंग्वेज उस पर्टिकुलर स्टेट और यूनियन टेरिटरी की जिसके लिए आप अप्लाई करने वाले हो। मेरे ख्याल से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिलेटेड सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता सकते हो, पूछ सकते हो। मैं आपका डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। या तो आप मेरे ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज IBPS_गुरुजी पे भी मुझे क्वेश्चन कर सकते हो, मैं वहाँ पे भी आपका रिप्लाई तुरंत दे दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं एज लिमिट के बारे में। तो एज लिमिट एज ऑन 1/7/2021, देखो यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए 1/8/2021 का रिजल्ट डेट बोला है कि 1 अगस्त 2021 तक आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका होना चाहिए। और एज लिमिट की बात करें तो 1 जुलाई 2021 तक मांगा है। तो आपका एज जो है वो 1 जुलाई 2021 के अनुसार आप मिनिमम 20 ईयर्स के होने चाहिए और मैक्सिमम 28 ईयर्स के। अब कुछ लोगों को रिलैक्सेशन मिलता है एज लिमिट में, यानी अपर एज लिमिट 28 साल से रिलैक्स हो जाती है। यानी अगर आप SC और ST कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपको 5 साल का अपर एज लिमिट मिलता है, यानी मैक्सिमम 28 ईयर्स है जनरल वालों के लिए। परंतु ST ST वालों के लिए 28/5 कितना हो जाएगा, 33 साल ये मैक्सिमम एज लिमिट हो जाएगा। उसी प्रकार से OBC के लिए 3 साल का मिलता है, तो उनके लिए 31 ईयर का हो जाएगा। और एंड सो ऑन आप पढ़ सकते हो। पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 10 साल का है, एक्स सर्विसमैन के लिए ये इस प्रकार से लिखा हुआ है, आप अच्छे से पढ़ सकते हो। अब यहाँ पे काफ़ी लोग बर्थ डेट में क्वेश्चन करेंगे कि सर अ कैंडिडेट मस्ट बी बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2/7/1993। सीधी सी भाषा में बोल दिया है कि 2/7/1993 से पहले बॉर्न नहीं होना चाहिए, यानी आपका बॉर्न 2/7 इस तारीख पे या इस तारीख के बाद हुआ होना चाहिए, या तो इस तारीख तक या इस तारीख से पहले हुआ होना चाहिए। आपको बात सीधी समझ में आ जानी चाहिए। अगर आप इस डेट पे बॉर्न हुए हो तो भी चलेगा, अगर आप इस डेट पे बॉर्न हुए हो तो भी चलेगा, या तो इन दोनों डेट के बीच में बॉर्न हुए होने चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया काफ़ी सिंपल है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए, एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। फाइनल ईयर वाले अप्लाई नहीं कर सकते, फाइनल ईयर सेमेस्टर वाले अप्लाई नहीं कर सकते। और एज लिमिट कितनी चाहिए, 20 से 28 साल। अगर आप ये दोनों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो IBPS क्लर्क 2021-22 की रिक्रूटमेंट के लिए। क्लियर है यहाँ तक? अगर कोई भी डाउट रहता है आपको कमेंट करके पूछ लेना है, या तो हमारा इंस्टाग्राम पेज है ऑफिशियल IBPS_गुरुजी, वहाँ जाके भी आप मुझे DM कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसीजर 2 फेज में होता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन उसके बाद मेन एग्जामिनेशन। देखो ध्यान रहे यहाँ पे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन मेन एग्जामिनेशन दोनों साथ में नहीं होता। आपको पहले प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन देना पड़ता है, उसके बाद मेन एग्जामिनेशन में देने जाना पड़ता है। अब प्रिलिम क्रैक करोगे तो ही मेंस देने जा पाओगे, यानी प्रिलिमिनरी का कट ऑफ क्लियर होगा तभी आपको मेन देने को मिलेगा, अदरवाइज आपको मेंस एग्जाम देने को नहीं मिलेगा। अब एक और चीज़ बता दूं, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का स्कोर कहीं पे भी एडअप होता नहीं है, यानी फाइनल इवैल्यूएशन में काम नहीं लगता है। ये जस्ट आपको मेन एग्जाम देने के लिए आपको प्रिलिमिनरी क्रैक करना पड़ता है। तो आपका फाइनल मेरिट जो बनता है वो मेन एग्जामिनेशन के बेस्ड ऑन ही बनता है। ये हमारा ऑफिशियल पेज है इंस्टाग्राम पे, करंट अफेयर्स_गुरुजी। आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड होता है और डेली करंट अफेयर्स क्विज भी प्रोवाइड होता है। और यहाँ पे पजल गुरुजी करके पेज है इंस्टाग्राम पे, जहाँ पे आपको मैं डेली लेटेस्ट पैटर्न बेस्ड पजल प्रोवाइड करता रहता हूँ। अब जान लेते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखो यहाँ पे एग्जाम पैटर्न आपको दोनों का देखने को मिल जाएगा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन एज वेल एज मेन एग्जामिनेशन। प्रीलिम में आपको 3 सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज 30 नंबर में, न्यूमेरिकल एबिलिटी 35 नंबर में और रीजनिंग एबिलिटी 35 नंबर में। कुल मिलाकर अगर आप देखोगे तो इंग्लिश को भी 20 मिनट अलग से मिलता है, न्यूमेरिकल एबिलिटी के लिए भी सेक्शन टाइमिंग 20 मिनट है और रीजनिंग एबिलिटी के लिए भी सेक्शन टाइमिंग 20 मिनट है। यानी क्वेश्चन बड़ा सिंपल है कि आपको सेक्शन वाइज टाइम 20 मिनट ही मिलेगा। पिछले वीडियो में किसी ने पूछा था कि सर अगर मैं इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन 15 मिनट में खत्म कर दूं तो क्या मुझे 5 मिनट जो एक्स्ट्रा बचेंगे वो मैं किसी और सेक्शन को अलॉट कर सकता हूं? तो नहीं, बिल्कुल आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको 20 मिनट ही मिलेंगे पर सेक्शन।
तो टोटल कुल मिलाकर क्वेश्चन कितने बन जाएंगे, 100 और 100 मार्क बन जाएंगे और आपको टोटल ड्यूरेशन तो 60 मिनट मिलेगा, बट वो सेक्शन वाइज 20-20-20 मिनट में डिवाइड हो जाता है। उसी प्रकार से मेन एग्जामिनेशन की बात करें तो मेन एग्जामिनेशन में आपको 5 सब्जेक्ट लिखने को मिलते हैं। जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस 50 मार्क में और 50 नंबर 50 मार्क और 35 मिनट सेक्शन टाइमिंग रहता है। इंग्लिश लैंग्वेज के लिए 40 क्वेश्चन 40 मार्क और 35 मिनट अलग से। रीजनिंग एबिलिटी एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड साथ में रहेगा, 50 क्वेश्चन 60 मार्क और 45 मिनट्स और कंप्यूटर एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 मार्क 45 मिनट्स। टोटल देखेंगे तो आपको 190 क्वेश्चन हो जाएंगे, 200 मार्क बन जाएंगे और 160 मिनट टोटल मिलेगा, परंतु सेक्शन वाइज देखेंगे तो आपको सेक्शनल टाइमिंग फिक्स रहेगा। अब कुछ और चीज़ें जान लेते हैं जो काफ़ी लोगों को नहीं पता होती है, जो नए लोग होते हैं। एग्जाम ऑनलाइन होता है, कंप्यूटर बेस्ड होता है, आपको कंप्यूटर पे देना रहता है। क्वेश्चन का टाइप ऑब्जेक्टिव रहता है, यानी आपको एक क्वेश्चन के पीछे 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, आपको उसमें 5 ऑप्शन मिल जाएंगे, उसमें से आपको चुनाव करना रहेगा। नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो और वो गलत होता है तो आपको उस क्वेश्चन का 1/4 मार्क नेगेटिव हो जाएगा, यानी जो अर्जित मार्क्स है उसमें से भी वो डिडक्ट हो जाएगा। उस क्वेश्चन का तो मार्क नहीं मिलेगा, बट जो मार्क्स आपको मिले हैं उसमें से माइनस उसके हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या रहेगी, तो हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज में भी आपको क्वेश्चन देखने मिलेगा, एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश लैंग्वेज। जी हाँ, इंग्लिश में हिंदी नहीं होगा, बाकी सारे क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल मिलेंगे। सेक्शनल टाइमिंग है, तो जी हाँ आपने देख ही लिया, सेक्शनल टाइमिंग है। दूसरी बात सेक्शनल कट ऑफ है, जी हाँ सेक्शनल कट ऑफ है, यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट हैज़ टू क्वालिफाई इन ईच द 3 टेस्ट बाय सिक्योरिंग कट ऑफ मार्क्स टू बी डिसाइडेड बाय IBPS। An adequate number of candidates in each category decided by IBPS depending on the requirement will be shortlisted in online main examination। यानी आपका सेक्शनल टाइमिंग है। उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ भी रहेगा, जी हाँ डेफिनेटली आपको ईच सेक्शन में आपको इंडिविजुअल मार्क्स लाने हैं, इंग्लिश में है, न्यूमेरिकल एबिलिटी में, इंग्लिश में और रीजनिंग में, ठीक है। आप सेक्शनल वाइज मिनिमम कट ऑफ जो डिसाइड होगा वो लाना पड़ेगा और उसके बाद ओवरऑल जो 100 में से कट ऑफ बनेगा वो भी लाना पड़ेगा। वो क्रॉस करोगे तभी आपको मेन एग्जामिनेशन देने को मिलेगा, तभी आप मेन एग्जाम के लिए जा पाओगे। क्लियर है। अब काफ़ी लोग यहाँ पे सवाल करते हैं कि सर जो सेक्शनल कट ऑफ होता है वो कितना होता है, तो देखो सेक्शनल कट ऑफ एग्जाम होने के बाद पता चलता है, पहले पता नहीं होता। तो आप इतना जमान के चले कि सेक्शनल कट ऑफ आपको मिनिमम क्वालिफाई करना है। आप कहोगे तो मैं वीडियो बना दूंगा कट ऑफ के बारे में कि प्रीवियस ईयर और उससे भी प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहा था। कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको क्या कट ऑफ की वीडियो चाहिए, अगर चाहिए तो मैं बना दूंगा। और आपके लिए सिलेबस की भी वीडियो मैं बना दूंगा अगर आपको चाहिए तो। सिलेबस की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, बट डेडिकेटली मैं इसके लिए भी रिगार्डिंग बना दूंगा। अगर आपको चाहिए तो बता देना एक बार कि सर सिलेबस की भी वीडियो बना देना, ताकि हमको एक प्रॉपर सिलेबस भी मिल जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं नोटिस के बारे में। तो एक नोटिस यहाँ पे दी गई थी कि कॉल लेटर ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन विल नॉट बी कलेक्टेड एट द एग्जामिनेशन वेन्यू। अब तक क्या होता था, एग्जामिनेशन वेन्यू पे आपका कॉल लेटर कलेक्टेड किया जाता था, यहाँ पे इस बार कॉल लेटर विल नॉट बी कलेक्टेड एट द एग्जामिनेशन वेन्यू, हावेवर इट विल बी ड्यूली ऑथेंटिकेटेड स्टैम्प्ड बाय द एग्जाम सेंटर स्टाफ। यानी आप ले जाओगे तो वो ऑथेंटिकेटेड होगा, स्टैम्प्ड होगा एग्जाम के सेंटर के स्टाफ द्वारा। Candidate will to retain the call letter along with the authenticated stamp copy of the ID proof safely। कैंडिडेट को कॉल लेटर वापस रिटेन कर लेना है एग्जामिनर से। Those candidate who are called for main exam will be required to bring the call letter along with the main examination call letter, other requisite document as per the information provided in the information handout and call letter। कहने का बात बड़ा सिंपल है, अब तक जो होता आ रहा था उसमें थोड़ा बदलाव है। आपको क्या करना है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का कॉल लेटर ले जाना है, वो लोग स्टैम्प करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे, उसके बाद आपको वापस लेकर भी आना है। लेके आने के बाद फाड़ के फेंक नहीं देना है, उसको सेव करके रखना है, सेफली आपको अपने पास स्टोर करके रखना है। जब आप मेन एग्जामिनेशन के लिए जाओगे तो आपको मेन एग्जामिनेशन का कॉल लेटर भी ले जाना है और साथ साथ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का कॉल लेटर भी ले जाना है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में। काफ़ी लोग इसमें गलती करते हैं, इसलिए मैंने इसी वीडियो में इंक्लूड कर दिया कि अगर आप फोटोग्राफ अपलोड करते हैं तो फोटोग्राफ का साइज़ ये होना चाहिए डायमेंशन, और साइज़ रहना चाहिए 20 KB से ले 50 KB। मेक श्योर दैट द पिक्चर इज इन कलर टेकन अगेंस्ट द लाइट कलर्ड, प्रेफरेबली वाइट एंड बैकग्राउंड। ठीक है, प्रेफरेबली है कि पीछे वाइट बैकग्राउंड हो, बाकी आप लाइट बैकग्राउंड कोई भी यूज़ कर सकते हो। सिग्नेचर की बात करें तो उसका डायमेंशन ये रहेगा, और साइज़ फाइल साइज़ जो JPG हो गए आपको JPG साइज़ में अपलोड करना है या JPEG साइज़ में अपलोड करना है, EG। ओके,
तो सिग्नेचर का साइज रहेगा 10 KB से 20 KB और सिग्नेचर एप्लीकांट को ही साइन करना है वाइट पेपर पे, वो भी ब्लैक इंक पेन से। काफ़ी लोग पूछेंगे सर मैंने ब्लू इंक पेन से कर दिया तो कोई बात नहीं, ठीक है, बट इन्होंने मेंशन किया है तो इस बात पे ये लोग आपसे अड़ सकते हैं, बट जनरली कोई इशू ऐसा आज तक देखने को नहीं मिला है। हाँ, बट जो फोटोग्राफ अपलोड करो वो क्लियर होने चाहिए, क्लियर नहीं होंगे तो आपको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। तो ध्यान रहे, कोई भी फोटोग्राफ कैसे भी अपलोड करके ना चलाए, आप सब कुछ अच्छे तरीके से करके अपलोड करें। तो फोटोग्राफ का हो गया, सिग्नेचर का हो गया, उसके बाद आपको लेफ्ट थंब इम्प्रेशन भी अपलोड करना है, उसका डायमेंशन ये रहना चाहिए और जो फाइल की साइज़ है वो 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। द एप्लीकेंट हैज़ टू पुट लेफ्ट थंब इम्प्रेशन ऑन अ वाइट पेपर विद द ब्लैक और ब्लू इंक। जो इंक पैड होता है ना ब्लैक वाला या वाइट वाला, उस पर आपको थंब, लेफ्ट थंब, ध्यान रहे कौन सा थंब, लेफ्ट थंब। काफ़ी लोग यहाँ पे भी गलती करते हैं, राइट थंब सब सर अपलोड हो गया। अगर वो आइडेंटिफाई हो जाएगा कहीं ना कहीं तो हो ही जाएगा, तो आपको ही भुगतना पड़ेगा। तो ये चीज़ मत करो। सारे फोटोग्राफ्स क्लियर होने चाहिए, फाइल साइज में होने चाहिए, फाइल टाइप JPG और JPEG होनी चाहिए और क्लियर होना चाहिए सिग्नेचर और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ठीक है। आगे चढ़ते हैं। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन क्या होना चाहिए? देखो, हैंड रिटन डिक्लेरेशन पिछले रिक्रूटमेंट के लिए जो अपलोड किया था किसी और एग्जाम के लिए, वही अपलोड मत कर देना। हर एग्जाम में चेंज होने की संभावना रहती है, तो आप एक बार ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ज़रूर चेकआउट करें। नोटिफिकेशन की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे ही दिया, आप वहाँ से भी वेरीफाई कर सकते हो। लिखा है आई, उसके बाद आपको नाम लिखना है अपना, हियर बाय डिक्लेयर दैट, ये पूरा लाइन एज इट इज़ यहाँ पे लिखना है आपको हैंड रिटन, ठीक है। एक वाइट कागज़ लेना है, उस पर आपको ब्लैक इंक पेन से लिखना है, ऐसा बोला है। अब मैंडेटरी नहीं है, आप ब्लू से लिख दोगे तो भी कोई इश्यू तो नहीं होगा। वाइट पेपर पे आपको आई, अपना नाम और ये पूरी लाइन एज इट इज़ लिखनी है। ध्यान रहे ये कैपिटल अक्षर में ना हो और किसी और से मत लिखवाना, खुद ही से लिखना और वाइट पेपर पे ब्लैक कैपिटल में मत लिखना, स्मॉल लेटर्स में ही लिखना, ठीक है। जहाँ पे कैपिटल है वहाँ पे ही कैपिटल रखना। तो ब्लैक इंक से लिखना है और उसके बाद साइज़ ये रखनी है और जो फाइल साइज़ बनेगी वो 50 KB से 100 KB की होनी चाहिए। जब आप इसको स्कैन करते हो, फाइल साइज़ बनाते हो JPG में, तो वो रीडेबल फॉर्मेट में तो एटलीस्ट होना चाहिए। तो आपको कुल मिला के 4 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक फोटोग्राफ जिसकी साइज़ 20 से 50 KB, एक सिग्नेचर जिसकी साइज़ 10 से 20 KB, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जिसकी साइज़ 20 से 50 KB और आपका हैंड रिटन डिक्लेरेशन जिसकी साइज़ 50 से 100 KB। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में पता चल गया, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं एप्लीकेशन की फ़ीस कितनी है और इंटीमेशन चार्जेस कितने हैं। तो एप्लीकेशन की फ़ीस, अगर आप SC ST PWD BD यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी और XSM यानी एक्स सर्विसमैन के लिए 175 रुपये हैं और बाकी अदर्स के लिए 850 रुपये हैं, ठीक है। तो आपको ये पेमेंट करने के लिए इतना एप्लीकेशन फ़ी रहेगा। अब बात कर लेते हैं सैलरी की। जी सर, सैलरी कितना मिलेगा? देखो, मैंने ऑलरेडी आपके साथ न्यू ज्वाइनिंग की सैलरी स्लिप शेयर की है, यानी जो फिलहाल 2021 के लिए, मतलब 20-21 के लिए जो लगा, जिसका ज्वाइनिंग हाल ही में हुआ, उसके लिए उसकी सैलरी स्लिप लेके मैंने आपको अपलोड किया, जहाँ पे आपको मैंने बताया ग्रॉस सैलरी कितना मिलता है और इन हैंड कितना मिलता है डिडक्ट होके। तो आपको ये वीडियो मस्ट चेकआउट करना चाहिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या तो आई बटन पे भी आ जाएगा। आई बटन पे संभावना कम है क्योंकि मैं डालना भूल जाता हूँ, परंतु आपको डिस्क्रिप्शन में मिल ही जाएगा लिंक, आप एक बार ये ज़रूर देख लेना। और अगर आपको रफली आइडिया चाहिए तो 34K प्लस सैलरी तो बन ही जाती है, ओके। और आपको कंप्लीट सैलरी स्लिप देखनी है तो आप एक बार ये वीडियो ज़रूर देख लेना। ये न्यू ज्वाइनी की सैलरी स्लिप है, तो आपको एग्जैक्ट आइडिया मिलेगा कि IBPS क्लर्क के तौर पे अगर आप मई 2021-22 में लग जाते हो तो आपको सैलरी कितना मिलता है, इससे ज़्यादा ही मिलेगा। और ये नया सैलरी है वेज रिविजन के बाद वाला। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि आप कब से कहां तक अप्लाई कर पाओगे। देखो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 12 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा और 1 अगस्त तक है, यार इसीलिए आपके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डेट भी 1 अगस्त ही रखी गई थी, ठीक है। पेमेंट के लिए भी सेम ड्यूरेशन रहेगा। फिर प्री एग्ज़ाम कॉल लेटर यानी प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग के लिए कॉल लेटर अगस्त में मिलेगा, बट डॉट का मतलब है कि इनकेस पॉसिबल होगा तो ही प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग होल्ड किया जाएगा, अदरवाइज कोविड की वजह से प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग नहीं भी हो सकता है। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का कॉल लेटर टेंटेटिवली आपको अगस्त 2021 में मिल जाएगा। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की डेट आपको 28 अगस्त, 29 अगस्त और 4 सितंबर तक 3 डेट पे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन हो सकता है। फिर प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का रिजल्ट आपको सितंबर अक्टूबर में देखने को मिल सकता है। मेन एग्जामिनेशन का कॉल लेटर आपको अक्टूबर में देखने को मिल सकता है और
ऑनलाइन मेन एग्जामिनेशन कब होगी? 31 अक्टूबर 2021 को। तो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन अगस्त में और सितंबर के पहले वीक में, और मेन एग्जामिनेशन आपको अगस्त में देखने को मिलेगी, और आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट फाइनली अप्रैल 2022 में ही मिलेगा। अगर आपको पता नहीं तो मैं बताना चाहूँगा, मैं प्रोवाइड करता हूँ करंट अफेयर नोट्स। पूरे महीने का करंट अफेयर्स काफ़ी सारा जंबल्ड होता है, और इसी जंबल्ड करंट अफेयर को मैं एक ऑर्गेनाइज फॉर्मेट में रेडी करता हूँ। ये वाली करंट अफेयर्स आपको मेंस एग्जामिनेशन के लिए काम लगेगा। काफ़ी लोगों का SBI क्लर्क का एग्जाम प्रिलिमिनरी हो चुका है, तो वो लोग ने करंट अफेयर पढ़ना शुरू कर दिया होगा, तो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आप चाहे तो रिव्यू भी पढ़ सकते हो। सिलेक्टेड इन PNB बैंक PPO टुडे सर, आपका मटेरियल बहुत काम है। अलॉटेड पंजाब एंड सिंध बैंक, थैंक्स अलॉट फॉर GA, अ वेरी ग्रेट थैंक्स फॉर प्रोवाइडिंग PDF सर। आपका नोट्स और आपका ट्रिक्स सारे फेबुलस है, थैंक यू। रिसिप्ट इतने मार्क इन GA। आप आगे वीडियो पॉज करके करंट अफेयर पढ़ सकते हो। ये भी और भी रिव्यू है, आप रिव्यू पढ़ सकते हो, और डिसाइड कर लिया हो कि करंट अफेयर परचेस करना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार लिंक विजिट करें, करंट अफेयर परचेस कर ले, या फिर कॉम्बो ऑफर का भी लाभ उठा सकते हो। तो जल्दी से जाके एक बार 1 महीने का एटलीस्ट करंट अफेयर परचेस कर लो। अगर आपको लगे कि करंट अफेयर्स लेना चाहिए फर्दर बाकी के महीने का, तो ज़रूर परचेस कर लेना, आपकी मर्जी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि सभी लोगों को पता चल जाए कि IBPS क्लर्क की नोटिफिकेशन आ चुकी है और अप्लाई करने का भी स्टार्ट होने वाला है जल्दी। तो शेयर करो मैक्सिमम, ताकि सभी को फायदा मिले। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दो, ताकि जब भी मैं आपके लिए नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन सीधा मिल जाए।